अनाहिता ऊपर से सब देख रही थी। हालांकि उसे सब कुछ तो नहीं समझ आ रहा था, पर कार्तिक के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। अनाहिता वहां से नंदिनी के रूम में जाती है। नंदिनी की आंखें भी आंसुओं से भरी हैं। अनाहिता को देखते ही वो अपने आंसू साफ कर लेती है। अनाहिता, नंदू, क्या हुआ आपको? नंदिनी, मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ एकदम। अनाहिता, फिर आपकी आंखें क्यों इतनी लाल है? नंदिनी, वो कल मैं लेंसेज पहनने वाली हूँ ना, तो बस वही ट्राई कर रही थी। अनाहिता अपने बेड पर आकर बैठते हुए, पक्का नंदू, आप ठीक हैं? नंदिनी अनाहिता के पास आकर बैठते हुए, हाँ जेम्स बॉन्ड, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम कहाँ थे इतनी देर से? अनाहिता, बाहर वाली हॉल में खड़े थे, वहां से गार्डन कितना अच्छा लगता है, स्पेशली वो चंपा की बेलें। नंदिनी, वो तो भाई की जिद की वजह से है वहां पर, वरना दादू का बस चलता तो अब तक वहां भी पौधे लगा चुके होते। अनाहिता, हमें लगता है पार्थ को नेचर से बहुत प्यार है। नंदिनी, हाँ वो तो है, उनका बस चले तो दिन भर गार्डन में ही बैठकर गार्डनिंग करते रहें। और तो और जब भी आते हैं न खुद कहीं जाते हैं न किसी को जाने देते हैं, बस दिन भर हंसाते रहते हैं सबको। घर का हर मेंबर हर वक्त उन्हें उनके साथ चाहिए होता है। अनाहिता, आज के टाइम में भी ऐसे लोग होते हैं। पार्थ से मिलकर हमें यकीन आ गया, सच में वो काफी अच्छे हैं। पहली बार आप दोनों के अलावा भी कोई है जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आज तो उन्होंने हमें भी हंसा दिया था। नंदिनी, चलो कोई तो है जो तुझे हंसा सकता है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। नंदिनी अनाहिता के पास से उठकर अपने बेड की तरफ जाने लगती है, तो अनाहिता पीछे से उसका हाथ पकड़कर, नंदू, एक प्रॉमिस करेंगी हमसे? नंदिनी वापस बैठते हुए, कैसा प्रॉमिस? अनाहिता, आपको कोई बात हर्ट करे या कोई इंसान या कोई भी बात हो, आप हमें जरूर बताएंगी। नंदिनी, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? फिर भी प्रॉमिस करती हूँ, अब सो जा। अनाहिता, ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रही हैं? अनाहिता की बात से एक पल के लिए नंदिनी सोच में पड़ जाती है। फिर वो अनाहिता का हाथ पकड़कर, ऐसा कुछ नहीं है अनाहिता मेरी लाइफ में जो तुझे नहीं पता, और अगर कुछ नहीं भी पता होगा तो वो मेरा पास्ट होगा जो मैं भूल चुकी हूँ। अब तू सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। गुड नाइट। अनाहिता, गुड नाइट। अनाहिता मन में, कुछ तो है ऐसा जो हमें नहीं पता नंदू, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, और हम वो वजह जानकर रहेंगे। उसके लिए हमें कोई भी तरीका आजमाना पड़े। जो हम सोच रहे हैं अगर वो सही है तो आने वाले 2 दिनों में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दम लेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। अनाहिता आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरे दिन शांति भवन में भागदौड़ मची है। शाम को रिया की सगाई है। कोई अपने कपड़े की फिटिंग देख रहा है तो किसी के जूते नहीं मिल रहे, किसी के ड्रेस की मैचिंग इयररिंग्स नहीं है तो कोई चाय के लिए बोल रहा है, और कोई तो अपने बालों को ही लेकर परेशान है। सुबह अनाहिता किसी काम से रिया के रूम में जा रही होती है, तभी वो कार्तिक से टकरा जाती है। कार्तिक, धीरे धीरे अनाहिता जी, बंदे को चोट लग सकती है। अनाहिता, सॉरी, वो हमारा ध्यान कहीं और था। कार्तिक जाते हुए, कोई बात नहीं। अनाहिता, कार्तिक सुनिए। कार्तिक जाते हुए मुड़कर अनाहिता के पास आते हुए, हाँ आपने बुलाया मुझे? अनाहिता, हमें बात करनी थी आपसे। कार्तिक, क्या बात करनी थी, बताइए। अनाहिता, अभी नहीं, आप थोड़ी देर में हमें टेरेस पे मिल सकते हैं? कार्तिक, हाँ मिलता हूँ, पहले ये दादू को दे आऊं। हाथ में ली हुई अंगूठी की थाली दिखाते हुए कार्तिक ने कहा। अनाहिता, ठीक है। सारा दिन काम काम में बीत जाता है, ना ही अनाहिता को टाइम मिलता है ना ही कार्तिक को। शाम को अनाहिता फ्री होकर बाहर आती है। अनाहिता देखती है थोड़े बहुत मेहमान आ चुके हैं, लेकिन अभी रिया के ससुराल वालों के आने में 1 घंटे की देर है। वो कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो बाहर गार्डन की तरफ आती है। वहां उसे कार्तिक दिखाई देता है। वो कार्तिक की तरफ जाने को होती है, तभी वो देखती है एक लड़की बार बार कार्तिक के हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच रही है, लेकिन कार्तिक की नजर किसी दूसरी तरफ है और वो बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अनाहिता कार्तिक जिधर देख रहा है उधर देखती है। उसे वहां नंदिनी दिखाई देती है, जिसकी आंखें बस छलकने वाली हो रही हैं, और उसे देख कार्तिक की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। अनाहिता कार्तिक के पास जाती है। अनाहिता, कार्तिक, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कार्तिक कुछ बोले उससे पहले वो लड़की जानबूझकर कार्तिक की तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। ये लड़की सिया है।
कार्तिक के पापा और विजय जी के कॉमन फ्रेंड मिस्टर व्यास की बेटी है, जो कि कार्तिक और पार्थ की कॉलेज फ्रेंड भी है। अनाहिता शांति से उसके चेहरे को अपनी तरफ करके वहाँ रखा उसका हैंड पर्स उसके हाथ में देते हुए, आप यहाँ से जा सकती हैं प्लीज। सिया, जब कार्तिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ खड़े होने से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अनाहिता, भाई है ये हमारे, तो हुए ना हमारी प्रॉपर्टी। अब आप सीधे से यहाँ से निकल लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया इतराते हुए, और अगर ना जाऊं तो? उसने वापस कार्तिक के पास खड़े होकर अपना पर्स पास के टेबल पर रखते हुए कहा। अनाहिता को अब तक गुस्सा आ चुका था। अनाहिता ने वो पर्स उठाकर उस पर फेंकते हुए, शांति से बात समझ नहीं आती, चलो अब निकलो। लड़की, तुम तो पागल लगती हो, तुमसे निपट लूंगी मैं। कार्तिक जहाँ अनाहिता को ऐसे देखकर खुश हो रहा है, वहीं उसे उस लड़की के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप था। अनाहिता हंसकर कार्तिक की ओर देखते हुए, हमसे निपटेंगी आप? हाँ, अच्छा, हमारा दिमाग पहले से घुमा हुआ है। हम तो चाहते थे कि कोई मिले जिस पर हम अपना गुस्सा निकाल सकें, और आपने हमारे गुस्से को हवा दे दी। अगर आप नहीं चाहती कि हम एक पंच में आपके इस मेकअप पुते चेहरे की बैंड बजा दें, तो निकल लीजिए यहाँ से। अनाहिता की बातें सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। अनाहिता कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए, माफ कीजिएगा कार्तिक, लेकिन वो हमारी बात शांति से नहीं सुन रही थी, इसीलिए हमें ऐसे बोलना पड़ा। कार्तिक, जो अभी तक अनाहिता की बातें सुन रहा था, अनाहिता की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? अभी तो कहा ना तुमने कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, तो भाई को सॉरी नहीं बोलते। वैसे भी तुमने बहुत अच्छे से समझाया उसे, अब वो कभी मेरे आसपास भी नहीं फटकेगी। अनाहिता, मतलब आपको बुरा नहीं लगा? कार्तिक, अरे काहेगा बुरा लगा, तुमने तो जान छुड़ा दी उससे मेरी, जबरदस्ती के पीछे पड़ी है, कॉलेज की है, उस पर पापा के फ्रेंड की लड़की, तो झेलना पड़ता है। तुम बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? अनाहिता, कार्तिक वो आप न। अनाहिता कुछ बोलती उससे पहले पार्थ वहां आ गया। पार्थ, क्या हो रहा है यारो? कार्तिक, कुछ नहीं, बस मैं और अनाहिता बात कर रहे थे। वैसे तूने अभी अनाहिता का एंग्री लुक मिस कर दिया। क्या समझाया इसने सिया को? पार्थ, मैं समझा नहीं। कार्तिक पार्थ को सब कुछ बताता है। पार्थ, मतलब आज तो सिया की महा बेइज्जती हो गई। वैसे मुझे आदत हो गई है इनके एंग्री लुक की। कार्तिक, वो किलो के भाव में, कुछ दिन तो वो मेरे आसपास भी नहीं दिखेगी। दोनों दोस्त आपस में हंसते हैं। पार्थ, चल कुछ दिन के लिए तो तेरी जान छूटी। वैसे मुझे हमारी शेरनी से यही उम्मीद थी, क्यों शेरनी? पार्थ ने अनाहिता की ओर देखकर कहा। अनाहिता, हम हमेशा कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कुछ सेकंड के लिए वैसे ही देखते रह जाते हैं। तभी कार्तिक पार्थ को हिलाकर, चल जीजू आ गए। कार्तिक और पार्थ मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। पार्थ जाते हुए, अनाहिता सुनो ना। अनाहिता, हाँ पार्थ। पार्थ, कल जो ड्रेस ली थी तुम वही पहनना। अनाहिता मुस्कुराते हुए, ठीक है। पार्थ एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए हुए रिया के ससुराल वालों का स्वागत करने चला गया और अनाहिता रिया के पास आ गई। रिया लगभग तैयार हो चुकी थी। पीच कलर का लहंगा विद गोल्डन ब्लाउज, माथे पर छोटा सा मांग टिक्का, हैवी इयररिंग्स, हाथों में चूड़ियां, फुल ट्रेडिशनल लुक में रिया बहुत प्यारी लग रही थी। रिया को समर, रिया का होने वाला पति, की कॉल पर कॉल आ रही थी। नंदिनी हंसते हुए, दी कहीं कोई एक्स का चक्कर तो नहीं है? कितनी बार कॉल आ चुकी है, आपने उठाया नहीं। रिया, नंदू इस टाइम मजाक मत कर, मैं वैसे ही नर्वस हो रही हूँ। समर का फोन बार बार आ रहा है, क्या करूँ? अनाहिता, दी आप फोन तो उठाइए और नर्वस मत होइए, आज बहुत स्पेशल दिन है आपके लिए और समर जीजू के लिए भी। अनाहिता अभी रिया को समझा ही रही थी कि नंदिनी ने कॉल पिक कर ली। समर, और मैडम कैसी हो? यार मुझे देखना है तुम्हें, सुनो ना। समर कुछ बोलने वाला था, तभी नंदिनी उसे रोकते हुए बोली। नंदिनी, वेट जीजू, मैं नंदू हूँ, दी नहीं। वैसे आप कुछ कह रहे थे। समर, कैसी हो नंदू? नंदिनी, जीजू मैं तो एकदम ठीक हूँ, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? दी आ ही रही है। समर, मैं और बेसब्र? नहीं तो, मैंने तो तुम्ही से बात करने के लिए फोन किया था। नंदिनी, वैसे क्या बात करनी थी आपको मुझसे? समर,
यही कि हमारी प्यारी और खूबसूरत सालियां कहाँ हैं? जब से आए हैं दिखाई नहीं दी। नंदिनी, बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है जीजू। आपने कॉल तो दी को किया था। मुझसे बात करनी होती तो मेरे फोन पे करते। वैसे दी लग बड़ी अच्छी रही हैं। समर, तो एक पिक तो बनती है। समर की और कुछ कहने से पहले ही रिया ने फोन ले लिया। रिया, सो माय डियर टू बी हस्बैंड, मैं स्टेज पे ही आ रही हूँ, वहीं देख लेना। और अब फोन रखो, मुझे रेडी भी होना है। समर, लेकिन रिया, कुछ नहीं, बाय। रिया फोन कट कर देती है। उसके बाद वो अनाहिता की ओर देखकर, तुम्हें नहीं होना रेडी? अनाहिता, दी हमें ये मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। नंदिनी उसे आईने के सामने बिठाते हुए, पर आज तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर उसके चेहरे पर कंसीलर लगाती है। अनाहिता कुर्सी से उठते हुए, हमें नहीं करना ये लेयर टू लेयर मेकअप। नंदिनी उसे वापस कुर्सी पर बिठाते हुए, ठीक है मेकअप मत कर, एटलीस्ट काजल तो लगा ले। अनाहिता, हाँ वो हम खुद लगा लेंगे। तभी राधा जी, अनु जी और रिधिमा जी कमरे में आती हैं। अनु जी रिया के कानों के पीछे काजल लगा के, हमारी बच्ची को हमारी ही नजर न लग जाए, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता, लेकिन रिया को राधा माँ से ज्यादा अनु जी प्यार करती थी। राधा जी, रिया बेटा बाहर चलो, हॉल में आपकी सासू माँ आई हैं, उनके यहाँ कोई रस्म है जो वो पूरी करना चाहती हैं। मुक्ति, कैसी रस्म बड़ी माँ? राधा माँ, होने वाली दुल्हन को सगाई में उसकी सास फूलों का गहना पहनाती है। मुक्ति, पर दी ने तो कितना कुछ पहना है, और इन सब में वो कितनी प्यारी लग रही हैं। अनु जी मुक्ति के सर पर चपत लगाते हुए, झल्लो रानी, वो इसके ऊपर से पहनाएंगी वो सब। अब चलो तुम सब रिया को लेकर। नंदिनी, माँ आप दी को लेकर चलो, अनाहिता रेडी हो जाए बस, मैं आ रही हूँ। राधा जी, जल्दी आना, इस रस्म के बाद तुरंत स्टेज पर जाना है। नंदिनी, हाँ माँ मैं बस आ रही हूँ। राधा जी और बाकी सब रिया को लेकर हॉल में आते हैं, जहाँ रिया की सास, उसका देवर और परिवार की कुछ औरतें बैठी हैं। रिया सबके पांव छूकर वहीं बैठ जाती है। उसकी सास रिचा जी उसे फूलों की ज्वेलरी पहनाती हैं, जैसे हाथ फूल, कमरबंद, पायल, हार। इन सब को पहनने के बाद रिया और भी प्यारी लगने लगती है। तभी पार्थ और कार्तिक आते हैं। पार्थ, माँ मुहूर्त का टाइम हो गया है, रिया दी को लेके चलिए। राधा जी, नंदिनी और अनाहिता को तो बुलाओ। मुक्ति, हम बुला कर लाते हैं। पार्थ, तू जाएगी तो अटक जाएगी, रुक मैं बुलाता हूँ। पार्थ दौड़ता हुआ जाता है और गेट बंद होने के कारण उसे बजाने लगता है। पार्थ 2-3 बार गेट पर हाथ से आवाज करने लगता है। अचानक में अनाहिता दरवाजा खोलती है और पार्थ का हाथ उसके चेहरे पर आ जाता है। क्योंकि पार्थ पीछे की तरफ देख रहा होता है, इसीलिए वो अपने हाथ से अनाहिता का चेहरा छूने लगता है, और उसका हाथ जहां अनाहिता के होठों पर आता है, अनाहिता उसे जोर से काट लेती है। पार्थ, आउच। नंदिनी, क्या हुआ? अनाहिता, हमने काट लिया। नंदिनी, लेकिन क्यों? अनाहिता, वो। अनाहिता बोलते बोलते रुक गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नंदिनी, वो क्या? अनाहिता, कुछ नहीं। और पार्थ, आप क्यों इतनी देर से गेट पीटे जा रहे हैं, जैसे भूकंप आ गया हो? अनाहिता पार्थ की ओर देखकर कहती है, लेकिन पार्थ तो जैसे वहीं जम गया था अनाहिता को देख के। अनाहिता ने ब्लैक गाउन पहना था, जो स्लीवलेस होने के साथ डीप बैक का था। उस पर उसकी नीली आंखों में काजल, कमर तक आते उसके खुले बाल और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो सकता था। पार्थ के ना सुनने पर अनाहिता उसके सामने चुटकी बजाते हुए उसे बुलाने लगी, पर पार्थ तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पीछे से कार्तिक आया और पार्थ की पीठ पर मुक्का जमाते हुए बोला, भाई सगाई आज ही है, तू बुलाने आया था यहाँ या स्टैचू स्टैचू खेलने? कार्तिक के घूसे के पड़ते ही पार्थ को होश आ गया। पार्थ, अनाहिता और नंदिनी, तुम दोनों को माँ बुला रही है। कार्तिक, अब तक क्या कर रहा था? पार्थ, बाद में बताता हूँ, अभी चल जल्दी, वरना मार पड़ जाएगी। सब रिया के पास पहुंचते हैं। पार्थ, कार्तिक, अर्चित और चाचू फूलों की चादर लाते हैं, जिसके नीचे चलकर रिया स्टेज तक जाती है। समर खड़ा होकर रिया का हाथ थामकर उसे ऊपर लाता है। दोनों आकर चेयर पर बैठते हैं, कुछ फोटो शूट होते हैं। तभी पार्थ अंदर आता है
दरअसल उसने अभी तक नॉर्मल ड्रेस ही पहनी थी, तो राधा माँ ने उसे जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा था। पार्थ तैयार होकर बाहर आता है, व्हाइट शर्ट विद ग्रे ब्लेजर में। पार्थ बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई सब लड़कियां लगभग उसे ही देख रही थी, पर उसे तो किसी और की ही नजरों की तलाश थी। पार्थ घर से निकलकर फंक्शन वाली जगह पर आ ही रहा था, तभी उसे कुछ गुंडे टाइप लोग अंदर आते दिखे। उनमें से एक पार्थ के पास आकर, जो शायद से उनका लीडर था, गुंडा, उस दिन उस लड़की के साथ तू भी था, है ना? कहाँ है वो लड़की? पार्थ, कौन सी लड़की? गुंडा, वही जिसने विक्की भाई को मॉल में पीटा था। पार्थ, अना कहते कहते रुक गया। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ओह, अब समझा, तुम उसके आदमी हो जो उस दिन पिटा था अनाहिता के हाथों से। सच में तुम लोग कुत्ते की दुम हो, इतनी जल्दी नहीं सुधर सकते। पार्थ ने वैसे ही चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, गुंडा, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली, उनकी तो है। उस लड़की के चक्कर में तुम सब मरोगे आज। पार्थ, सुना था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पार्थ ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, गुंडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? पार्थ ने उसका एक हाथ पकड़ा और पैर से उसके दाएं पैर पर जोर से किक मारी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। फिर पार्थ ने उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर एक लात मारी। वो वहीं दर्द से कराह उठा। ओए साले, किसी को मारने के लिए हिम्मत के साथ साथ ताकत और बुद्धि की भी जरूरत होती है, लेकिन तुम सांड जैसी खाल वाले ये कहाँ समझोगे? पार्थ, 5 मिनट रुक, तेरे सके संबंधियों को भी यही लाता हूँ। इतना कहकर पार्थ अंदर की तरफ जाता है और देखते ही देखते 5 गुंडों को जमीन पर लाकर पटक देता है। इधर पार्थ को लेट होता देख दादी कार्तिक को उसे बुलाने के लिए भेजती है। कार्तिक आते हुए रास्ते में पार्थ को खड़ा देखता है तो वहीं आ जाता है। कार्तिक, क्या सीन चल रहा है भाई? पार्थ कुछ नहीं बोलता तो कार्तिक उससे वापस पूछता है। पार्थ, शांति भवन में कुछ कचरा आ गया था, बस वही साफ कर रहा था। चल तू अपने सिपाहियों को बुला और इन्हें इनकी जगह भेज पहले, वरना कोई आ गया तो हंगामा हो जाएगा। कार्तिक के थाने से कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें जीप में पटक देते हैं। तभी पार्थ उनके पास जाता है और उनके लीडर का मुंह पकड़कर, सुन बे, तेरा हिसाब तो कल करूंगा मैं, और अगली बार अगर आने की हिम्मत बची हो तो किसी ढंग की जगह पर आना जहां लोगों का झंझट ना हो। इतना कहकर वो उसके मुंह पर एक पंच और जड़ देता है। कार्तिक, बस कर यार, हो गया। फिर ड्राइवर की ओर देखकर, आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ले जाइए इन्हें। कार्तिक, अब बताएगा क्या हुआ? पार्थ उसे सब बताता है और जाने लगता है। कार्तिक, तूने अकेले ही उनकी बैंड बजा डाली, ये गलत बात है, मुझे भी तो बताना था। पार्थ, इतने दिनों बाद वार्म अप का मौका मिला था, वो भी शेयर करता तुझसे। इतना महान नहीं हूं मैं। पार्थ चलते चलते स्टाइल में अपने ब्लेजर के बटन बंद करता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक, वाह मेरे मेजर, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब अंदर चल, स्टाइल बाद में मारना। दोनों वहां से अंदर आते हैं। पार्थ आके अनाहिता के बगल में खड़ा हो जाता है। पार्थ के आते ही सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। समर रिया को अंगूठी पहनाने के लिए रिया का हाथ लेने की कोशिश करता है तो उसके सामने 4 हाथ आ जाते हैं। नंदिनी, जीजू, सही हाथ पहचानो और अंगूठी पहना दो, लेकिन अगर गलत हाथ में पहनाई तो? समर, तो? नंदिनी, तो सगाई उसी से हो जाएगी। समर थोड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर रिया उसे इशारे करने वाली होती है, जिसे अनाहिता देख लेती है। अनाहिता, दी, दैट्स नॉट फेयर, नो चीटिंग। रिया वापस चुप होकर बैठ जाती है। समर हर एक हाथ को छूता है, फिर तीसरे नंबर का हाथ पकड़कर उसमें अंगूठी पहना देता है। वो हाथ सच में रिया का ही होता है। नंदिनी, हाउ जीजू? समर, प्यार तो ऐसा ही होता है, छूने से ही पता चल जाता है। अनाहिता, प्यार का तो पता नहीं जीजू, वो तो आप करते ही हो दी से, बट अभी तो आपने दिमाग से पकड़ा है। राधा माँ, दिमाग से मतलब बेटा? अनाहिता, हाँ आंटी, वो क्या है, दी सुबह से नर्वस हो रही हैं, इस वजह से उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, बट बाकी सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। बस जीजू ने उसी से ही दी का हाथ पहचाना, राइट जीजू? समर, या दैट्स राइट, इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सब एक साथ जोर से हंसते हैं और पार्थ प्यार से अनाहिता को देखता रह जाता है। कोई और भी है वहाँ जो इतने ही प्यार से अनाहिता को देख रहा है। समर के बाद रिया समर को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ आगे करने को बोलती है
तो समर बनावटी ना नुकुर करने लगता है। रिया समर के थोड़ा पास जाकर, हाथ आगे कर रहे हो या उठ जाए यहाँ से? समर, यार तुम तो गजबे पीस हो, मतलब खुद चाहे जो करो, और हम थोड़ा भी मजा लेने लगे तो तुम धमकी देने लगती हो। रिया अपना लहंगा पकड़ते हुए, हाथ आगे कर रहे हो या उठें? समर बेचारगी से हाथ आगे कर देता है। रिया उसकी उंगली में अंगूठी पहना देती है। तभी ऊपर से बहुत सारे फूल एक साथ उन पर बरसने लगते हैं। समर रिया के नजदीक जाके, तुम्हारा अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या क्या कराओगी तुम हमसे? और क्या कह रही थी तुम कि हमें छोड़कर चली जाओगी? रिया, डियर हस्बैंड जी, अब आप बिना मतलब लड़कियों जैसे नखरे कर रहे थे तो हम क्या करते? और आपको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं है। जाना होता तो आज यहाँ ना बैठे होते। सॉरी ना, मस्ती कर रही थी बस जरा सा। समर प्यार से रिया को देखते हुए, पता है वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। रिया, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर पार्थ को देख के, हाँ पर मेरे भाई से जरा कम। समर, वो तो है, हमारे साले साहब हैं ही लखनऊ के टॉम क्रूज। कहते हुए समर रिया का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहां अनाहिता आती है। अनाहिता, दी, जीजू, चलिए आप दोनों को राधा आंटी बुला रही हैं। इतना कहकर अनाहिता वहीं खड़ी हो जाती है। रिया, समर, ये अनाहिता है, नंदिनी की फ्रेंड और हमारी बहन। समर अनाहिता को पास बुलाता है। अनाहिता उनके पास आती है और समर से हाथ मिलाकर उन्हीं के पास बैठ जाती है। समर, आप तो बड़ी प्यारी हैं, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अनाहिता मुस्कुराते हुए, अक्सर सब यही कहते हैं जीजू। समर, वैसे आप करती क्या हैं? अनाहिता, अभी बीएससी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब। अनाहिता इतने इत्मीनान से समर से बात कर रही थी कि कोई भी उस वक्त उसे देख लेता तो बस देखता ही रह जाता। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी आ जाती है। नंदिनी, अना तू कब से इतनी बातों नहीं हो गई? माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा था? अनाहिता, हम बस आ ही रहे थे। समर, अरे साली साहिबा, काहे इतना हाइपर हो जा रही हैं? चल ही रहे हैं, चलिए। सब बाहर गार्डन में आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वेटर खाना लेकर आते हैं। रिया, समर, नंदिनी, मुक्ति, कार्तिक, अनाहिता सब खाना खा रहे हैं। तभी अनुजी वहां आती हैं। अनुजी, समर बेटा, आप जल्दी से फ्री हो जाइए, फिर तिलक की रस्म कर ली जाए। समर, जो हुक्म छोटी माँ। अनुजी समर की बात पे मुस्कुरा देती हैं और उसके सर पर हाथ फेरकर चली जाती हैं। अनाहिता, पार्थ कहाँ रह गए? उन्होंने कुछ खाया या नहीं अभी? मुक्ति, अभी तो यही थे, मैं देख के आती हूँ। अनाहिता, आप रुकिए मुक्ति, हम जाते हैं। अनाहिता पार्थ को ढूंढने लगती है। उसे थोड़ी दूर पर पार्थ दिखाई देता है। वो उधर जाने लगती है। तभी वहां फैले तारों में अचानक से उसका पैर अटक जाता है, जिससे वो गिरने वाली होती है। तभी उसे कोई आकर पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, वही था जो अनाहिता को काफी देर से नोटिस कर रहा था। अनाहिता संभलते हुए, थैंक यू, वरना अभी तो हम गिर ही जाते। सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, लेकिन मैं आपको गिरने ही नहीं देता। वैसे बंदे का नाम अनिरुद्ध है, और आपका? अनाहिता, हम अनाहिता हैं, थैंक्स अगेन। कहते हुए अनाहिता पार्थ की तरफ जाने लगती है। अनिरुद्ध, वैसे आप करती क्या हैं? अनाहिता, इससे आपको क्या मतलब कि हम क्या करते हैं? दूसरी बात, ना हम आपको जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं, तो क्यों बताएं आपको ये सब? अनिरुद्ध से बातें करते हुए अनाहिता पार्थ के पास पहुंच चुकी थी। पार्थ जो कि लाइट वाले को कुछ समझा रहा था, उसका ध्यान अनाहिता पर गया ही नहीं, तो अनाहिता वहीं खड़ी होकर पार्थ को देखने लगी। साथ ही अनिरुद्ध भी वैसे ही खड़ा हो गया। जब पार्थ का ध्यान अनाहिता पर गया तो वो चुप हो गया। उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया और अनाहिता के पास आकर बोला, पार्थ, क्या बात है शेरनी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? फिर अनिरुद्ध की ओर देख के, अरे अनिरुद्ध, आप यहाँ? अनिरुद्ध, हाँ, वो आपको यहाँ खड़े देखा तो आ गए। अनिरुद्ध ने देखा कि अनाहिता का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने सही बात बतानी जरूरी नहीं समझी। अनाहिता, यही देख रहे हैं कि आपको भूख प्यास नहीं लगती ना, टाइम देखिए जरा। अनाहिता के कहने पर पार्थ ने घड़ी देखी तो उसमें 10:30 हो रहे थे। पार्थ, सॉरी, बस 1 मिनट, काका से बोल के तिलक का मंडप ठीक करवा दूं तो चलता हूँ। अनाहिता पार्थ का हाथ पकड़ते हुए, वो काम हो गया है, मंडप पूरी तरह तैयार है, अब चलिए आप।
अनाहिता पार्थ के हाथों को पकड़े हुए उसे गार्डन तक, जहाँ सब खाना खा रहे थे, उनके साथ ही अनिरुद्ध भी वहीं आ गया। अनाहिता पार्थ को बिठाती है और एक प्लेट में सारी चीजें निकालती है और पार्थ के सामने प्लेट रख देती है। अनाहिता, खाइए अब। अनिरुद्ध अब भी वैसे ही खड़ा है। पार्थ, अरे अनिरुद्ध, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। पार्थ के बोलने पर सबका ध्यान अनिरुद्ध पर जाता है। समर, बैठो अनी। फिर सबकी ओर देख के, सुनो सब, ये मेरे छोटे भाई साहब हैं अनिरुद्ध। थोड़े चुप रहते हैं, हाँ, लेकिन बस तब तक जब तक आपसे इनकी पहचान ना हो जाए। वैसे तो रिया, कार्तिक और पार्थ इन्हें जानते हैं, लेकिन अनाहिता, नंदिनी और मुक्ति शायद ही जानते हो। नंदिनी, नाम तो सुना था, बस मिल पहली बार रहे हैं। मुक्ति, चलो अब तो मिल लिए ना। अनाहिता, हम भी अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे इनसे। अनिरुद्ध, हाँ, और शायद इन्हें अजनबियों से बात ना करने की आदत है। अनिरुद्ध ने अनाहिता की ओर देखते हुए कहा। अनाहिता, माफ कीजिएगा, हमने आपसे काफी रूडली बात की। हमें आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया, हम समझे नहीं। रिया के पूछने पर अनिरुद्ध उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं, सिवाय समर और अनिरुद्ध के। पार्थ, शुक्र है आपसे बातें की, वरना हमारी इस शेरनी के हाथ ज्यादा चलते हैं और जुबान कम। नंदिनी, अनिरुद्ध जीजू, अच्छा दिन था आपके लिए आज का। मुक्ति, वरना पता चलता शादी में दूल्हे के भाई की शक्ल नीली हो रखी है। अनिरुद्ध, तब तो सच में आज हमारे साथ साक्षात भगवान ही थे। अनाहिता, कुछ भी बोलते हैं आप सब, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हम बिना मतलब कभी गुस्सा नहीं करते। अगर सामने वाला ही मार खाने के मूड में हो तो हम क्या करें। कार्तिक, जो अनाहिता के पास ही बैठा था, उसने अनाहिता के सर पर हाथ रखा और कहा, लेकिन अनाहिता जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। आजकल की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। पार्थ ने जब कार्तिक को अनाहिता के सर पर हाथ रखे देखा तो उसने इशारे से उसे हाथ हटाने को कहा, जिसे कार्तिक ने इग्नोर कर दिया। अनिरुद्ध, लेकिन अब तो जान पहचान हो गई है आपसे, अब तो नहीं मारेंगी हमें। अनिरुद्ध ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा। अनाहिता, हाँ, नहीं मारेंगे, अगर आपने मार खाने वाली हरकत नहीं की तो। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ, भूल के भी मत कीजिएगा अनिरुद्ध, वरना अनाहिता का एक हाथ और बंदा ऑन द अर्थ। पार्थ की इस बात पर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दूर खड़े दादाजी इन सबको ऐसे हंसते देख दादी की ओर देखते हैं और कहते हैं, शांति, आज बड़ी ही खुशी हो रही है बच्चों को ऐसे खुश देखकर। लग रहा है बुढ़ापा सफल हो गया। अपने बच्चों, नाती पोतों को हंसता हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। काश आज रघुनंदन, अनाहिता के दादाजी, ने सूर्य प्रताप के बच्चों को अपना लिया होता तो यही खुशी उसे मिल रही होती। इतने प्यारे बच्चों को देख के भी उसका मन नहीं पसीजा। खुद के बच्चे मूल होते हैं, नाती पोते तो ब्याज होते हैं। इंसान अपने बच्चों से गुस्सा हो सकता है, लेकिन अपने बेटे की औलादों पर अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता है। दादाजी अभी बोल ही रहे थे कि वहाँ पर राधा माँ और विजय जी आ गए, जो उन्हें तिलक की रस्म के लिए बुलाने आए थे। दादाजी अब भी बोले जा रहे थे, आखिर क्या गलती थी इन मासूम बच्चों की, या क्या ही गलती की थी उनके माँ बाप ने, प्यार ही तो किया था। तभी विजय जी दादाजी के पास आकर खड़े होते हुए, शायद उनके लिए उनके रुतबे से बढ़कर कुछ नहीं था बाबा। काश उनकी सोच भी आप जैसी होती तो इन बच्चों पर भी इनके दादा दादी का हाथ बना होता। विजय जी कुछ और बोलते कि दादी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, दादी, उन्होंने जो किया इससे नुकसान उन्हीं का है और मेरे बच्चों पर तो अब भी उनके दादा दादी का हाथ है। क्या हम नहीं हैं उनके दादा दादी? विजय जी, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, पर सच कहूँ तो सूर्य की दोस्ती ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी उस वक्त इनकी मदद करने की, वरना अंकल ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्हें सड़क पर लाने की। रिधिमा बहन की मदद की मैंने, इसीलिए तो आज तक वो हमसे दुश्मनी पाले बैठे हैं। दादा, तुमने रिया की शादी का निमंत्रण दिया है उन्हें? विजय जी, दिया है बाबा, पर लगता नहीं कि वो आएंगे। दादी, ना ही आए तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के चेहरे से हंसी जाए। अनाहिता ने तो फिर भी इन सबको झेलना सीख लिया है, लेकिन रुद्राक्ष, वो तो अभी बच्चा है, उसे तो पता भी नहीं कि उसका एक परिवार भी है जो उनसे बेहद नफरत करता है। ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे
कि तभी अनु जी वहां आती हैं। दादी की आंखों में आंसू देख वो रुक जाती हैं। राधा माँ, अच्छा अब बस कीजिए आप सब, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो खुशी का दिन है, तो बुरी बातें याद कर अपना मन क्यों कड़वा किया जाए। चलिए 11 बज गए हैं। तिलक की रस्म होने का मुहूर्त 11:10 का है। सब वहां से हटकर मंडप में आते हैं, लेकिन वो एक शख्स जो वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो गुस्से में है या दर्द में। सब वहां से चले गए। उस शख्स ने थोड़ी देर वहां खड़े होकर एक बार सबको देखा और फिर किसी को फोन किया। फोन पर उस शख्स की रौबदार आवाज गूंजी। वक्त आ गया है सामने आने का। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आर यू श्योर? उस आदमी ने फोन पकड़े हुए आंख में आंसू लाते हुए, हाँ अब वक्त आ गया है, उन्हें जरूरत है मेरी। फोन के दूसरी तरफ, ठीक है जैसा आपको सही लगे, लेकिन अभी आप निकलो वहां से। आदमी ने फोन कट कर अपनी जेब में रखा और सामने मंडप की तरफ देखते हुए बोला, जल्द ही मुलाकात होगी सबसे, और वहां से चला गया। लगभग सब मंडप में आ चुके थे। समर, अनिरुद्ध, ऋचा जी और प्रभास जी और उनके रिश्तेदार एक साइड में बैठ गए। पार्थ ने समर के सर पर रुमाल रखा और सामने रखे कलश की पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होने पर पार्थ ने एक थाल में पहले समर के पैर धोए, फिर उसकी आरती कर उसके माथे पर हल्दी और चावल मिक्स तिलक किया। उसके बाद समर को दी जाने वाली चीजों को उसे देते हुए पार्थ ने उससे अपनी बहन को जिंदगी भर खुश रखने की बात की, जिसे समर ने हंसते हुए मान ली। पूजा के खत्म होने पर पार्थ ने पान का एक बीरा समर को खिलाया और समर ने पार्थ को। तिलक विधि पूरी होने पर सब वापस गार्डन में आए, जहां डीजे पर गाना चल रहा था। समर आते ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। समर, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। नंदिनी, वो तो हमें पहले ही पता था कि लड़के वाले बहुत बोरिंग हैं। अनिरुद्ध, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुक्ति, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि नंदू ऐसे कैसे कह सकती है? अनिरुद्ध, तो ठीक है हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन जीतता है। नंदिनी, ठीक है हो जाए। नंदिनी स्टेज पर जाकर गाना प्ले करवाती है। फिर वहीं से अनिरुद्ध को देख, व्यास जी कहीं डर तो नहीं गए? अनिरुद्ध, डरे हमारे दुश्मन? ये कहकर उसने एक नजर समर की तरफ डाली तो समर ने भी थम्स अप दिखाकर उसका जोश बढ़ा दिया। अनिरुद्ध अपने कजिन्स के साथ स्टेज पर आया और वो डांस करने लगे। अनिरुद्ध सच में अच्छा डांस कर रहा था। उसके सारे कजिन्स उसे चीयर कर रहे थे। अनिरुद्ध का डांस खत्म हुआ और सबने एक साथ जोर से हुटिंग की। समर की मौसी की लड़की त्रिशा नंदिनी के पास आई और थोड़े एटीट्यूड से बोली, नाउ योर टर्न बेबी। नंदिनी एक झूठी स्माइल चेहरे पर लाई और उससे बोली, आई नो दैट। नंदिनी ने माइक लिया और बोली, तो हमारी तरफ से आ रही हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड अनाहिता। अनाहिता ने जब सुना तो सुन ही पड़ गई। उसने रिया की ओर देखा तो रिया ने पलके झपका के उसे जाने के लिए कहा। अनाहिता स्टेज पर गई और नंदिनी के पास जाकर, आपको तो हम बाद में देखते हैं। नंदिनी, यही हूँ, जब दिल करे जितना करे देख लेना, अभी डांस पे ध्यान दे। नंदिनी अनाहिता को देख के मुस्कुराई और नीचे चली गई। ऐसा नहीं था कि अनाहिता को डांस नहीं आता था, पर अभी वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। तभी डीजे वाले ने गाना प्ले कर दिया, बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। गाना चलते ही अनाहिता के पैर अपने आप चलने लगे। अनाहिता अभी डांस कर रही थी कि उसका गाउन उसकी सैंडल्स के नीचे दब गया और वो गिरने ही वाली थी कि पार्थ ने उसे संभाल लिया और फिर दोनों ने मिलकर डांस पूरा किया। दोनों डांस करते हुए इतने प्यारे लग रहे थे कि लग रहा था स्टेज पर कोई प्रोफेशनल डांसर कपल डांस कर रहे हैं। डांस खत्म हुआ। अनिरुद्ध जो अभी मुंह खोले अनाहिता को ही देख रहा था, नंदिनी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुंह तो बंद कर लीजिए छोटे जीजा जी। नंदिनी के बोलने पर अनिरुद्ध को होश आया। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह क्या डांस किया है इन्होंने। नंदिनी, आखिर फ्रेंड किसकी है? अनिरुद्ध, तुम्हारी ना। नंदिनी, बस इसीलिए तो इतनी टैलेंटेड है ये। अनिरुद्ध, ओह सिर्फ इसीलिए ऐसी हैं ये। अनिरुद्ध ने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा। नंदिनी, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अनिरुद्ध हंसते हुए, मजाक कर रहा था। नंदिनी,
वेरी फनी। लेकिन बिल्कुल हंसी नहीं आई, नंदिनी ने अनिरुद्ध से कहा और वहाँ से चली गई। कार्तिक जो काफी देर से नंदिनी को अनिरुद्ध से बातें करते देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था, अनिरुद्ध के साथ नंदिनी पे भी, जिसे अनाहिता ने देख लिया। अनाहिता कार्तिक के पास आई और दोनों हाथों को घड़ी करके वहीं खड़ी हो गई। अनाहिता, अगर इतना बुरा लग रहा है तो बोल दीजिए ना जाके उनसे। कार्तिक, किससे? क्या बोल दूं? अनाहिता, नंदू से, कि उसका किसी और से बात करना आपको अच्छा नहीं लगता। कार्तिक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। अनाहिता, हमें चेहरा पढ़ना बखूबी आता है कार्तिक। इस वक्त आपका चेहरा बता रहा है कि किसी और से उसका बात करना आपको किस कदर चुभ रहा है, और यही चुभन हमने उसके चेहरे पर भी नोटिस की है। अगर आप चाहें तो हमें पूरी बात बता सकते हैं, वरना हम पता तो लगा ही लेंगे, पर शायद वो तरीका आप दोनों को पसंद ना आए। कार्तिक, तुम क्या करने वाली हो? अनाहिता, ये तो पता नहीं, पर जो भी करेंगे वो खतरनाक ही होगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को पूछना हमें नहीं पसंद। ना आप हमें बता रहे हैं और ना ही नंदू, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर अनाहिता जाने लगी। अनाहिता कुछ ही कदम चली होगी कि उसे कार्तिक की सिसकियां सुनाई दी। अनाहिता वापस कार्तिक के पास आई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, एक पुलिस वाले की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कार्तिक, प्यार करता हूं मैं उससे, लेकिन वो मुझे गलत समझती है। अनाहिता, सोच को बदला भी जा सकता है, और आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि नंदू आपसे प्यार नहीं करती? कार्तिक, खुद उसी ने कहा है ये। अनाहिता, लेकिन क्यों? कार्तिक, इसके लिए तुम्हें पूरी बात जाननी होगी। मैं और पार्थ स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं, और इस घर में मैं बचपन से आ रहा हूँ। पापा, अंकल और तुम्हारे पापा दोस्त थे। तुम्हें शायद ही पता होगा, 11th के बाद जब पापा की पोस्टिंग चंडीगढ़ हो गई तो कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रह गया, क्योंकि मेरे बोर्ड्स थे। अंकल ने मुझे हॉस्टल में रहने को मना कर दिया था। बस उसी टाइम मेरी और नंदिनी की दोस्ती हुई। देखते देखते ये दोस्ती प्यार में कब बदली पता ही नहीं चला। 12th कंप्लीट होने के बाद अंकल से जबरदस्ती करके मैं अपने घर में रहने लगा था। फर्स्ट ईयर में कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैं और पार्थ और हमारे बाकी फ्रेंड्स साथ ही थे। उसके दूसरे दिन नंदिनी का बर्थडे था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था उसके लिए। काफी लेट रात तक हम सब दोस्त पार्टी करते रहे। फिर सबके जाने के बाद मैं, पार्थ और सिया रह गए। पार्थ को उसके घर छोड़कर मैं सिया के घर गया तो पता चला कि अंकल आंटी कहीं गए हैं, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। वो बहुत थक गई थी तो सो गई। मैं भी फ्रेश हुआ और सो गया। पता नहीं कैसे सुबह मेरी नींद नहीं खुली। करीबन 10:30 पर जब पार्थ ने आकर मुझे जगाया तो मैं उठा। सिया अपने घर जा चुकी थी। मुझे नंदिनी से मिलना था, सो मैं जल्दी से रेडी होकर पार्थ के साथ घर आ गया। यहाँ आकर मुझे पता चला वो स्कूल जा चुकी है। मैं इसके स्कूल आया। पहले तो नंदू ने मुझसे मिलने से ही मना कर दिया। बहुत मिन्नतें करने पर जब मिली तो इसने कहा उसे प्यार व्यार था ही नहीं कभी मुझसे, सिर्फ एक बचपना था जो अब खत्म हो चुका है। मुझसे रहा नहीं गया। लग रहा था जैसे सांसें रुक सी गई हैं मेरी। मैंने नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और वहां से चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से उठने की। पार्थ का फोन लगातार आए जा रहा था। पता नहीं कैसे मैं वहां से उठकर घर आया। आकर शावर के नीचे बैठ गया। करीबन 6 घंटे मैं शावर के नीचे बैठा रहा। अगर काका मेरे कमरे में ना आते तो शायद मैं वहीं पड़ा रहता। मुझे निमोनिया हो गया था। 2 दिन तक मैं बेहोश रहा, और जब होश आया तो मैं चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में था। माँ पापा ने मुझे लखनऊ आने से मना कर दिया। मैंने भी उनकी बात मान ली। वैसे भी लखनऊ में कुछ बचा ही नहीं था। पूरे 4 साल बाद वापस आया लखनऊ, पर नंदिनी की वही नफरत अब बर्दाश्त नहीं होती। वो बचपना था तो जो प्यार मुझे उसकी आंखों में दिखता था वो क्या था? कोई बचपने में 2 साल कैसे जी सकता है? कार्तिक की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिसे अनाहिता ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। अनाहिता, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की उसने ऐसा क्यों कहा? कार्तिक, उसकी आंखें देखती हो तुम? नफरत है उनमें मेरे लिए। अनाहिता,
हमने जितनी बार देखा है, हमें तो प्यार ही दिखता है। अनाहिता ने कार्तिक को देखकर कहा। आप अभी उससे प्यार करते हैं या नहीं? कार्तिक, जिंदगी में प्यार बार बार नहीं होता। कल भी था, आज भी है और आने वाले 40 सालों में भी उसी से रहेगा। अनाहिता, सैल्यूट है आपको। आप बस वैसा कीजिए जैसा हम कहते हैं। बाकी नंदिनी से सच्चाई तो हम निकलवा ही लेंगे। अनाहिता ने कुछ सोचते हुए कहा। कार्तिक, सच कह रही हो तुम? अनाहिता, जो काम हम कर ना सके उसके लिए कभी हाँ नहीं करते। कल तक नंदिनी आपके साथ होगी, कहकर अनाहिता जाने लगती है। फिर कुछ सोचकर वापस कार्तिक के पास आती है। अनाहिता, कार्तिक, सिया वही जो शाम को आपके पास खड़ी थी? उस दिन सिया आपके उठने से पहले चली गई थी ना? कार्तिक, हाँ। अनाहिता, ओके। काफी लेट हो गया था। फंक्शन लगभग खत्म हो गया था। सारे मेहमान जा चुके थे। समर और उसकी फैमिली भी चली गई है। सब घर वापस आते हैं। दादू दादी बहुत थक गए थे तो वो सो गए। विजय जी और पंकज चाचू नीचे वाली लाइब्रेरी में चले गए, शायद कुछ चेक करना था। राधा जी, चाची और रिधिमा कल हल्दी की रस्म के लिए हल्दी भिगो रही थी, साथ में बातें भी कर रही थी। अर्चित और रुद्राक्ष सो चुके थे। हॉल में रिया, अनाहिता, नंदिनी, मुक्ति और पार्थ थे। पार्थ रिया के गर्दन की मसाज कर रहा था, बाकी अपनी बातें कर रहे थे। काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए सिया भी यही रुक गई थी। थोड़ी देर में कार्तिक बाहर से आया। उसके साथ में सिया भी थी, जिसे देख नंदिनी का मुंह बन गया। ये बात उसके पास बैठी अनाहिता ने देख ली। नंदिनी बड़बड़ाते हुए, आ गए लैला मजनू। शर्म नाम की चीज नहीं है इनमें। नंदिनी की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जिसे उसने छुपा रखा था। पर अनाहिता की नजरों से छुपाना आसान नहीं था। नंदिनी कुछ देर वहीं रही, पर जब उसके लिए कार्तिक और सिया को साथ देखना नामुमकिन हो गया तो वो अपने रूम में चली गई। अनाहिता भी उसके पीछे पीछे रूम में गई। नंदिनी ने रूम में आते ही सामने रखा वाश उठाकर दीवार पर फेंक दिया। नंदिनी को नहीं पता था कि उसके पीछे अनाहिता है। नंदिनी, बेशर्मी की हद होती है, पर इनमें तो शर्म नाम की चीज है ही नहीं। मेरे घर पर ही अपनी रास लीला चला रहे हैं। जब चला गया था मुझे छोड़कर तो क्यों आया वापस, वो भी मेरे ही घर पर। इसे तो मजा आ रहा है मुझे ऐसे तड़पाने में। अनाहिता, वो गए नहीं थे, तुमने दूर किया था उन्हें। क्या उन्हें हक नहीं है अपनी लाइफ जीने का? तुम्हारे लिए ही पागल बने रहे क्या वो? अनाहिता ने गुस्से में नंदिनी को घूरते हुए कहा। नंदिनी ने पीछे मुड़कर अनाहिता को देखा और चुप होकर बैठ गई। अनाहिता, गलती तुम करो और भरे वो। क्यों? तुमने ही तो कहा था कि वो बचपना था, तो अब क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? नंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं पता अनाहिता, तो तुम ना ही बोलो। अनाहिता, तुमने कुछ नहीं बताया तो कार्तिक भी ऐसा करेगा, ये बिल्कुल मत सोचना। तुमने तो काफी अच्छी दोस्ती निभाई, पर हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। नंदिनी, अच्छा, तो तुम्हें भी उसने अपने जाल में फंसा लिया। क्या कहा उसने? कि बहुत खूबसूरत हो तुम? तुम्हारे हाथों को छुआ उसने? या बात किस तक पहुंच गई? नंदिनी कुछ और बोलती उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जो अनाहिता ने मारा था। अनाहिता, तुम ये सोचती हो हमारे बारे में? हमें लगता था माँ के बाद अगर कोई हमें समझ पाया है तो वो तुम हो, पर तुमने हमारा यकीन तोड़ दिया। इस वक्त अनाहिता की आंखों में आंसू झलक पड़े थे। नंदिनी को अब ख्याल आया कि उसने कार्तिक और सिया के गुस्से में अनाहिता को गलत बोल दिया है। जिस अनाहिता की आंखों में उसने पिछले कई सालों से आंसू की एक बूंद भी नहीं देखी थी, आज वो आंसुओं से भरी थी। नंदिनी अनाहिता के पास आई। उसने अनाहिता का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाते हुए उसके बगल में बैठ गई। सब रिया के पास। नंदिनी, सॉरी अना, हम किसी और का गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल रहे थे। अनाहिता जैसे नंदिनी की बातें सुनी नहीं रही थी। नंदिनी, अना, मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे ये सब बताकर हर्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे भी ये बहुत पुरानी बात है, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा था। सब बहुत पहले खत्म हो चुका था और कार्तिक भी कुछ दिनों में यहाँ से चला जाएगा, तो क्यों हम तुझे परेशान करते? अनाहिता, तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, पर कार्तिक ये सब कभी खत्म नहीं होने देंगे। वो जैसे तुम्हें देखते हैं
तुम्हारे दर्द में उन्हें दर्द होता है, अंदर से दर्द में होने पर भी हर वक्त मुस्कुराते हैं। उस दिन सिया के करीब आने पर जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो वो भी उस दर्द से गुजर रहे थे, बस वो कह नहीं पाते, और कहते भी कैसे। तुम्ही ने तो प्यार को बचपना बताया था, तो इतना दर्द क्यों दे रही हो खुद को और उन्हें भी? नंदिनी: हाँ, क्योंकि हम मजबूर थे। अनाहिता: पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। नंदिनी: कार्तिक भैया के साथ अक्सर घर आता था। वो था ही इतना अच्छा कि किसी को भी पसंद आ जाए। हम भी पसंद करने लगे उसे। उसने बोर्ड एग्जाम्स हमारे घर से ही दिए, तभी उसे भी मुझसे प्यार हुआ। 2 साल कितने अच्छे से बीते हमारे। फिर उसका कॉलेज शुरू हुआ और सिया हमारी जिंदगी में आई। वो हमेशा भाई और कार्तिक के साथ रहती। कार्तिक भी हमारा घर छोड़ के अपने घर में रहने लगा। कुछ महीनों में वो हमसे दूर हो गया। हम बहुत कम मिलते थे। शुरू में मुझे लगा कि पढ़ाई का स्ट्रेस होगा। मैं अक्सर उसके घर जाकर ही उससे मिल लिया करती थी। फिर मेरे बर्थडे के दिन मैं सुबह सुबह उसके घर पहुंची तो वो और सिया अकेले थे घर में। इनफैक्ट सिया ने ही डोर ओपन किया। उसने कार्तिक का शर्ट पहना हुआ था, बाकी और कपड़ा नहीं था उसकी बॉडी पर। मैंने जब कारण पूछा तो उसने कहा कि दोस्तों ने गलती से उन्हें ड्रिंक्स पिला दी थी। तो वो और कार्तिक घर आते आते होश खो चुके थे और उनके बीच वो सब कुछ हुआ जो एक औरत मर्द के बीच होता है। मैंने सुना तो एक पल को भरोसा नहीं हुआ। फिर भी मैंने हिम्मत करके कार्तिक से मिलने को कहा तो सिया ने कहा कि अब मैं कार्तिक के पास भी ना जाऊं, वरना वो कार्तिक को बदनाम कर देगी। कार्तिक ने जो उसके साथ किया है, इसके बाद वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए चाहे उसे मुझे बदनाम ही करना पड़े। कार्तिक की वैसी हरकत और परिवार की बदनामी के डर ने मुझे तोड़ दिया। उसके बाद कार्तिक जब मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे झूठ बोल दिया कि वो सब बचपना था। उसके बाद कभी भी कार्तिक ने मुझसे मिलने की कोशिश तक नहीं की। वो यहां से चला गया और अब आया। माना मैंने जो भी कहा, पर अगर उसका प्यार सच्चा था तो उसे वापस मेरे पास आना चाहिए था, अपनी गलती माननी चाहिए थी। पर वो तो चला ही गया बिना कुछ बोले, क्योंकि मुझे उसके बाद 3 दिनों तक होश ही नहीं था। अंदर आते हुए कार्तिक ने कहा, जिसके साथ पार्थ भी था। उन्होंने इनकी सारी बातें सुन ली थी। नंदिनी, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सिया ने बताया कि तुमने जो किया उसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं था और तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखना चाहते, इसीलिए चले गए। पार्थ नंदिनी के पास आया और उसके सर पर प्यार से मारते हुए। मुझे तो लगा था मुक्ति ही झल्ली है, पर तू तो उससे भी बड़ी वाली है। तुझे मुझसे पूछना चाहिए था इसके बारे में। नंदिनी, मुझे लगा आपको बुरा लगेगा भाई। पार्थ, मेरी बहन मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार करती है, इसमें मेरा बेनिफिट है, मैं क्यों बुरा मानूंगा? और वैसे भी मुझे ये बात शुरू से पता थी। नंदिनी, बेनिफिट? पार्थ, दहेज कम लगेगा ना? कार्तिक, ये भाई बहन मिलाप बाद में करना। नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए, किसी ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान लिया? तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? नंदिनी, तुमने कौन सा मुझसे दोबारा आकर बात की? एक बार मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो उसे सच मानकर चले गए मुझे छोड़कर। वापस आकर जैसे मैंने मारा वैसे ही 2 थप्पड़ मार देते और कहते कि मैं जो कह रही हूँ वो गलत है। लेकिन तुम्हें तो मैच्योर गर्ल्स पसंद है, ये स्कूल की लड़की नहीं। कार्तिक, ये भी तुमसे सिया ने ही कहा होगा। नंदिनी, हाँ कहा, और वही कहा जो तुम्हारे मन में था। उस दिन सिया को जिस तरह देखा था मैंने, कोई भी होता तो उसी की बात मानता। उसके बाद तुम्हारा यहाँ से चले जाना ये बता रहा था कि जो भी उसने कहा वो सच था। पार्थ, बस करो तुम दोनों। उस दिन सिया ने जो भी कहा सरासर गलत था। पहली बात तो हमने ड्रिंक नहीं की थी। दूसरी बात, घर पर कार्तिक और सिया के अलावा काका की भी फैमिली वहीं थी। कार्तिक तो गेस्ट रूम में सो रहा था, मैंने खुद इसे जगाया था। सिया ने जानबूझकर इसकी शर्ट पहनी और तुमसे वो सब कहा। और रही इसके वापस ना आने की बात, तो तुम्हारे वो सब कहने के बाद इसकी तबीयत खराब हो गई थी। पूरे 3 दिन ये होश में नहीं था।
मैंने ही अंकल को फोन करके इसे ले जाने को कहा था। बाद में जब इसने मुझे वो सब बताया तो मुझे भी लगा शायद तुम बच्ची थी और वो सब ऐसे ही था, तो मैंने भी इसे सब भूल जाने को कहा। पर वो दर्द आज भी है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं कब का सब क्लियर कर देता। सब कुछ सुन के नंदिनी को तो जैसे होश ही नहीं रहा। वो जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। कार्तिक, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं अभी तुरंत चला जाऊंगा यहां से और कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुमसे कोई नाराजगी नहीं है मुझे, बस खुद पर गुस्सा है कि मैं तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं करवा पाया। काश अगर तुम किसी और की बात सुनने के बजाय मुझसे बात करती तो ये 4 साल ऐसे ना गुजरते। इतना कहकर कार्तिक जाने लगा तो नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी, प्लीज कार्तिक, मत जाओ। सब मेरी गलती थी, पर अब और नहीं। माफ कर दो मुझे। मैंने कैसे मान लिया जिसे मैं 2 सालों से जानती हूं वो ऐसा कुछ कर सकता है। पर अपने प्यार को ऐसे किसी और के साथ होने की बात से ही मेरे सोचने की ताकत खत्म हो गई थी। यकीन मानो, मैंने कई बार कोशिश की तुमसे बात करने की, पर हर बार सिया की बातें मेरे दिमाग पर हावी हो जाती थी। नंदिनी लगातार रोए जा रही थी। जब कार्तिक से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हुए तो उसने उसे गले से लगा लिया। नंदिनी अब भी बोले जा रही थी, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, माफ कर दो मुझे, दोबारा मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कार्तिक उसे गले लगाए ही, मैं तुम्हें अब ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगा। पार्थ ने दोनों को गले लगे देखा तो चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अनाहिता ने पार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, चलिए अब ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। पार्थ ने एक नजर दोनों को देखा और अनाहिता के साथ बाहर आ गया। अनाहिता उसे ऊपर वाले हॉल में ले आई और वहीं से बाहर गार्डन की तरफ देखने लगी। पार्थ भी वैसे ही उसके पास खड़ा हो गया। थोड़ी देर अनाहिता वैसे ही रही, फिर उसने पार्थ के कंधे पर अपना सर रख दिया। पार्थ ने जब उसे ऐसे देखा तो उसे सुकून मिला। शायद अब अनाहिता की जिंदगी बदलने वाली थी। अनाहिता पार्थ के कंधे पर सर रखे सुकून से चांद को देख रही थी और पार्थ अनाहिता को। इस वक्त अनाहिता बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो अपनी पलकें नहीं झपका रही थी, बस एक टक चांद को देखे जा रही थी। पार्थ उसके चेहरे को देखते हुए, कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो। अनाहिता, आपको क्यों लगा कि हम कुछ कहना चाहते हैं? पार्थ, जितना तुम्हें जाना है बस उसी से अंदाजा लगाया। तुम एक बंद किताब जैसी हो। तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे हर पन्ने को बड़ी एहतियात से पढ़ना पड़ेगा। तुम जबान से भले ना बोलो, पर तुम्हारी ये आंखें बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, हर वक्त बोलती रहती हैं। पार्थ की बात को सुन अनाहिता मुस्कुराई और उसके ठीक सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में देखने लगी। अनाहिता, क्या दिख रहा है हमारी आंखों में आपको अभी? पार्थ, यही कि प्यार करने वालों को दर्द में भी सुकून कैसे मिल जाता है। अनाहिता वापस से वैसे खड़ी होकर, बिल्कुल सही, अब आप भी हमारी अनकही बातें समझने लगे हैं। हमें आपसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा अब। कहते हुए अनाहिता थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। ये पार्थ को नागवार गुजरा। वो अनाहिता के पास गया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अगर दूर जाना है तो हमेशा के लिए हो जाना। मुझे पास आकर दूर जाना बिल्कुल नहीं पसंद। अनाहिता कुछ न कह सकी। उसकी धड़कनें पार्थ के करीब आने के कारण तेज हो गई थी। पार्थ, कुछ बोलो भी। क्या हो गया तुम्हें? मुझे तुम्हारी धड़कनें यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। अनाहिता, हाँ, क्योंकि दिल है हमारे पास और हम पागल नहीं हैं जो इतने अच्छे इंसान की दोस्ती से दूर जाएं। वो तो बस चेक कर रहे थे। पार्थ, मेरी ड्रामेटिक बहनों के साथ का असर पड़ रहा है तुम पर। अनाहिता ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा के रह गई। पार्थ, अंदर चलें, कल बहुत काम करना है अभी। अनाहिता, थोड़ी देर और बैठे यहीं प्लीज, हमें अच्छा लग रहा है। दोनों वहीं बैठ गए। अनाहिता ने वापस सर पार्थ के कंधों पर रख लिया। दोनों चुपचाप कुछ देर वहीं बैठे रहे। पार्थ ने थोड़ी देर बाद अनाहिता की ओर देखा तो वो सो चुकी थी। पार्थ ने उसे वहीं रखे सोफे पे लिटा दिया। अनाहिता सोते हुए बिल्कुल बच्ची लग रही थी। बहुत टाइम के बाद आज उसके चेहरे पर सुकून से भरी एक मुस्कुराहट थी। पार्थ ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखा और सोने चला गया।
दूसरे दिन हल्दी की रस्म थी, सो सब अपने अपने कामों में लगे थे। विजय जी बाहर खड़े होकर घर की सजावट खुद करा रहे थे। दादू ने देखा तो उन्हें पास बुलाया। दादू, बेटा कल की ही सजावट काफी थी, फिर ये और क्यों? पंकज जी, बाबा कल के सारे फूल मुरझा गए हैं। इस घर की पहली शादी है, वो भी हमारी बिटिया रानी की, कोई कमी थोड़ी छोड़ेंगे। एक बार की पार्थ या अर्चित की शादी में कोई कमी रह जाए तो चलेगा, पर हमारी बिटिया को हम कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। दादी, अगर तुम सबका काम पूरा हो गया हो तो एक बार लड़के वालों से पता कर लो कि समर की हल्दी कब तक आएगी, ताकि कुछ और काम आगे बढ़े। तभी वहाँ खड़े रुद्राक्ष ने दादी के पास आकर उनके पल्लू को पकड़ते हुए पूछा, दादी हल्दी तो अपने घर में भी है, फिर हम जीजू की लगाई हल्दी का वेट क्यों कर रहे हैं? दादी रुद्राक्ष को अपने पास बिठाते हुए, वो बात ऐसी है राजा बेटा कि जो हल्दी तुम्हारे जीजा जी को लगेगी वही हल्दी दीदी को लगाने से इन दोनों का रिश्ता मजबूत होगा और वो हर वक्त एक दूसरे के साथ रहेंगे। रुद्राक्ष कुछ सोचने लगता है। उसे सोचता देख दादी उसके सर पर हाथ फेरकर उससे पूछती है, क्या हुआ? हमारा राजा बेटा क्या सोच रहा है? रुद्राक्ष, दादी हम सोच रहे हैं फिर तो हम सबको हल्दी एक दूसरे को लगानी चाहिए ताकि हम लोग हमेशा साथ साथ रहें। रुकिए, मैं अभी राधा आंटी से कटोरी में हल्दी लेके आता हूँ। रुद्राक्ष वहाँ से जल्दी घर के अंदर भाग के जाता है। दादू, जल्दी जल्दी निकल लो सब यहाँ से, वरना जैसा कि बुढ़िया ने रुद्राक्ष को बताया है वो हल्दी लेकर आता ही होगा। पंकज जी, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, आप लोग अपना देखना। विजय जी, बाबा मैं भी जा रहा हूँ, आप लोग ही ये हल्दी की रस्म करना। ये कहकर विजय जी भी वहाँ से निकल लिए। दादू भी वहाँ से जाने वाले थे कि रुद्र एक कटोरी में हल्दी लेकर आया। रुद्र, कहाँ गए सब? दादी, बेटा सबको काम था तो चले गए, चलो हम भी चलते हैं, पहले दीदी को हल्दी लग जाने दो फिर बाकी सब भी लगाएंगे। रुद्र, पर दादी अभी तो आपने कहा था कि ये करने से सब साथ साथ रहेंगे। दादू, बेटा जी ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी शादी हो रही है, अगर आपको शादी करनी है तो लाओ आपको लगा दूं हल्दी। रुद्र, फिर तो नहीं लगानी हमें हल्दी, हमें नहीं करनी कोई शादी। ये कहते हुए रुद्राक्ष कटोरी वहीं रख के बाहर भाग जाता है। दादू दादी हंसते रह जाते हैं। तभी सामने से पार्थ और कार्तिक आते दिखे। दादू, यार कहाँ हो आजकल तुम, मुझे तो मिलते ही नहीं। पार्थ, दादू सब आपकी गलती है, आपने ही ये सब झंझट पाल लिया, वरना मंदिर में शादी करा देते और सीधे साधे तरीके से भगा देते दीदी को। पार्थ ने ऊपर खड़ी रिया को कनखियों से देखते हुए कहा, आप भी ना। दादू, अच्छा तो तू चाहता है मैं मेरी नातिन की शादी मंदिर में कराता और तू मेरी जायदाद को मजे से खर्च करता। पार्थ, हाँ तो मैं और मेरा भाई ही हकदार हैं इस जायदाद के। रिया ऊपर से, रुक अभी बताती हूँ। पार्थ, हाँ तो आ जाओ मैदान में, मैं डरता नहीं किसी से, मेरा दोस्त है मेरे साथ। कार्तिक, मैं नहीं हूँ कोई तेरे साथ, मैं तो दी की साइड हूँ, तू अपना दे। पार्थ, तू दोस्त है या दुश्मन? तेरे ही भरोसे तो मैंने पंगा लिया यार, अब तू ही ऐसा करेगा। कार्तिक, तो मैंने बोला था क्या कि जानबूझकर बहन जी से पंगा लो? वो देखो आ रही है वो, मैं तो चला दादू के पास। कार्तिक ने आती हुई रिया को देखकर कहा, रिया क्या कहा तूने, मुझे ऐसे भगाएगा? तेरी जायदाद है ये, बताऊं पापा को? पार्थ, नहीं बहन मैं तो मजाक कर रहा था, आपको कौन भगा सकता है यहाँ से, आप तो इस घर की मालकिन हो और मैं एक तुच्छ सेवक, मेरी क्या मजाल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। रिया दादू की तरफ देख के, दादू सच बोल रहा है? दादू, मुझे तो नहीं लगता बेटा। रिया ने पार्थ को गार्डन में दौड़ाना शुरू किया। भागना पार्थ के लिए मुश्किल नहीं था, ये तो उसके डेली रूटीन का हिस्सा था, पर वो आज रिया को उसके मन की खुशी देना चाहता था। दादू दादी कार्तिक सब उन्हें ऐसे देखकर खुश हो रहे थे। भागते भागते पार्थ जानबूझकर गिर पड़ता है और रिया उसकी पीठ पर बैठ जाती है। पार्थ, सॉरी दी, अब कभी नहीं बोलूंगा, प्लीज लास्ट टाइम छोड़ दो। रिया, बिल्कुल नहीं। पार्थ, यार थोड़ी तो दया कर दो मुझ पर, सुबह से खाना नहीं खाया है, आपकी शादी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप ऐसा सलूक कर रही हैं मेरे साथ। रिया थोड़ा सा इमोशनल होती है। तभी कार्तिक बोलता है, दी नौटंकी कर रहा है ये, इसकी एक बात मत सुनना, बैठे रहो वैसे ही। रिया वापस जमकर बैठ गई। पार्थ, मतलब आप नहीं उठने देंगी मुझे? रिया मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं। पार्थ, फिर मैं खुद उठ जाऊंगा। रिया, अच्छा नंदू मुक्ति आ जाओ दोनों। दोनों बाहर आती हैं।
उनके साथ अनाहिता भी आ जाती है, साथ में रुद्र और अर्चित भी। अर्चित और रुद्र आकर पार्थ के बगल में लेट जाते हैं। मुक्ति और नंदिनी भी आकर पार्थ के ऊपर बैठ जाती हैं। पार्थ वैसे ही पुशअप करने लगता है, जिसकी वजह से मुक्ति और नंदिनी नीचे गिर जाती हैं। पार्थ, क्या हुआ दी, आपकी पार्टनर्स तो गिर गई। रिया ने उन दोनों को वापस बैठने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया। मुक्ति, मुझे शादी में अपनी कमर नहीं तुड़वानी है। नंदिनी कपड़ों पर लगी धूल झाड़ते हुए, मुझे भी। पार्थ वैसे ही पुशअप करते हुए, क्या हुआ दी, आपकी टीम तो टूट गई। रिया, ऐसे कैसे? अना, इधर आओ। अनाहिता, दी हम। रिया, अना तो एक ही दिख रही है मुझे यहाँ। अनाहिता रिया के पास आई। रिया, बैठो मेरे पास आकर, इसके ऊपर। अनाहिता, मैं? रिया, हाँ तुम। पार्थ, बैठ जाओ शेरनी, शायद दी जीत जाए। अनाहिता, अगर आप कहते हैं तो बैठ जाते हैं हम। अनाहिता पार्थ के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन पार्थ वैसे ही पुशअप करता रहता है। पार्थ, दी अगर आप हार गई हो तो मैं उठ जाऊं। रिया, बिल्कुल नहीं। कार्तिक, इधर आओ। पार्थ, ये चीटिंग है दी। रिया, कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है, कार्तिक मेरी साइड था शुरू से। कार्तिक आगे बढ़ता है, तभी राधा की आवाज सुनाई देती है, जो गेट पर खड़ी हैं। राधा जी दादू से, ये सब तो हैं ही पागल, पर बाबा आप भी बच्चे बन गए हैं। रिया की ससुराल से अनिरुद्ध आ ही रहा होगा और अभी ये लड़की यहाँ खेल खेल रही है। आप इन्हें रोकने के बजाय इन्हें बढ़ा रहे हैं। दादी, कितने दिन बाद तो मेरे बच्चे मजे कर रहे हैं और तुझे तकलीफ हो रही है। राधा, माँ हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर इसकी तो शादी है ना, इसे थोड़ा तो मैच्योर होना चाहिए। दादू, बहू वो अभी बच्ची है और बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैंने व्यास जी को कह दिया कि मेरा बच्चा तो ऐसे ही रहेगा। राधा जी, आप और आपके ये छोटे बच्चे, मैं तो तंग आ गई इन सब से। पार्थ, माँ वही तो मैंने बोला, तभी तो दी ऐसे बैठ गई है मेरे ऊपर पालथी मार के। राधा, अच्छे से जानती हूँ तुझे, तूने जानबूझकर शुरू किया होगा ये सब। वैसे तो बोल नहीं सकता अपनी बहन से कि उसके जाने से दुखी हो रहा है, तो ये सब नौटंकी कर रहा है। और तेरा दूसरा साथी कहाँ है? राधा ने अर्चित को ढूंढते हुए कहा। अर्चित हाथ में लिए फोन को बंद करते हुए, बड़ी माँ यहाँ हूँ मैं। राधा जी उसके कान पकड़ते हुए, वीडियो शूट हो गया हो तो दिखा दो मुझे भी। रिया, वीडियो? राधा, हाँ ये तुम्हारे जो दोनों भाई हैं ना, कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं तुझे, इसीलिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं। सब एक दूसरे को देखने लगे। दादू भी हंसते हुए बोले, अच्छा बेवकूफ बनाया यार तुमने तो। पार्थ खड़े होते हुए, हाँ तो आपको क्या लगा मैं सच बोल रहा हूँ? दादू, वो तो पता है तू मजाक कर रहा है, लेकिन उसका वीडियो शूट कर रहा है ये नहीं पता था। रिया आंखों में आंसू लेकर, मैं भी तो बहुत मिस करने वाली हूँ तुझे। पार्थ, अभी से मत रो यार दी, वरना विदाई में नहीं रोगी तो लोग क्या कहेंगे। रिया पार्थ के गले लगकर, मैं क्यों रोऊंगी, रोएंगे तो समर। कार्तिक, वो भी बहुत ज्यादा। कार्तिक भी आकर उनके गले लग गया, तो पीछे से नंदिनी, मुक्ति, अर्चित भी गले आ लगे। रुद्र और अनाहिता दूर खड़े थे। रिया ने देखा तो उसे भी बुला लिया। पार्थ ने रुद्र को बीच में खड़ा कर दिया, बाकी सब उसके चारों ओर गले लगकर खड़े हो गए। पार्थ के हाथों में अनाहिता का हाथ आ गया। पार्थ ने अनाहिता को आंखों ही आंखों में थैंक्स बोला और अनाहिता ने पलके झुका के उसके थैंक्स को कबूल कर लिया। आप सोच रहे होंगे पार्थ ने अनाहिता को थैंक यू क्यों बोला? दरअसल ये पूरा आइडिया हमारी प्यारी अनाहिता का ही तो था। अभी सब गार्डन में ही थे, तभी उन्हें कार का हॉर्न सुनाई दिया। अनिरुद्ध हल्दी लेकर आ गया था। उसने सबको गार्डन में देखा तो वहीं आ गया। उसने वहां आकर दादू, दादी और राधा को चरण स्पर्श किया। अनिरुद्ध के वहां आने से पहले ही रिया, मुक्ति, नंदिनी और अनाहिता वहां से चली गई थी। अनिरुद्ध की नजरें अनाहिता को ही ढूंढ रही थी। कार्तिक उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, और कैसे हो यार? अनिरुद्ध, सब ठीक, आप बताएं बाकी सब कहाँ हैं? राधा जी, चलिए बेटा सब अंदर ही हैं। सब अंदर आते हैं। अनिरुद्ध को चाय पानी कराने के बाद रुद्राक्ष और अर्चित उसे नीचे वाले हॉल में लेके आते हैं। नीचे सारी तैयारियां हुई रहती हैं। घर की सारी औरतों ने आज पीली साड़ियां पहनी हुई थी, बाकी सब ने पीले रंग के ही कपड़े पहने थे। थोड़ी देर में रिया को लेकर तीनों लड़कियां नीचे आने लगी। अनिरुद्ध ने फोन से वीडियो चालू किया था, जो किसी को दिख नहीं रहा था। समर ने देखा रिया ने हल्के पीले रंग की लहंगा साड़ी पहनी थी, उसके ऊपर उसने फ्लावर्स ज्वेलरी पहनी थी। समर तो बस रिया को देखे ही जा रहा था। तभी अनिरुद्ध को अनाहिता दिखाई दी। अनाहिता ने पीले कलर का पटियाला सूट पहना था।
आज अनाहिता ने बालों को गूंथ कर चोटी बनाई थी, जिसे उसने कंधे पर डाल रखी थी। कानों में छोटे छोटे झुमके और नाक में नथ। अनिरुद्ध को और किसी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। फोन उसके हाथ से गिर पड़ा। तभी उसे समर की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका ध्यान वापस फोन पर आ गया। उसने फोन में हैंड फ्री लगाकर उसे एक जगह सेट किया और खुद आगे जाकर सीढ़ियों से उतरती रिया का वो हाथ पकड़ लिया जो अनाहिता ने पकड़ा था। इसकी वजह से अनिरुद्ध का हाथ अनाहिता के हाथों से छू गया। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल अनायास ही आ गई। अनिरुद्ध रिया को लेकर नीचे आया और उसे एक लकड़ी के पाटे पर बिठा दिया। सबसे पहले 5 कुंवारी कन्याओं ने आकर रिया को समर की लगाई हुई हल्दी और सरसों का तेल लगाया। उसके बाद बाकी सब ने उसे हल्दी लगाई। पार्थ और कार्तिक अभी तक अपने कमरे में ही थे। नंदिनी उन्हें बुलाने जाने लगी तो उसे राधा माँ ने अपने पास बुलाया और अनाहिता को भेज दिया पार्थ और कार्तिक को बुलाने के लिए। दरअसल राधा माँ शुरू से चाहती थी कि पार्थ और अनाहिता ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। पार्थ और कार्तिक अभी भी कमरे में ही थे और किसी बात के लिए झगड़ रहे थे। तभी अनाहिता ने दरवाजा खटखटाया। कार्तिक ने सामने देखा तो अनाहिता थी। पार्थ दूसरी तरफ चेहरा करके बाल सेट कर रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया। अनाहिता को देख के कार्तिक की तो आवाज ही बंद हो गई। पार्थ मुड़कर, ओए क्या हो गया, ऐसे मुंह फाड़े क्या कर रहा है? मुंह बंद कर वरना मक्खियां घुस जाएंगी। कार्तिक, एक बार सामने देख, मक्खियों के लिए तेरे मुंह में भी रास्ता बनी जाएगा। पार्थ ने अनाहिता को देखा तो देखता ही रह गया। आज पहली बार पार्थ ने उसे ट्रेडिशनल लुक में देखा था। उसकी काजल से सनी आंखें जो बोलती रहती थी, आज उनमें एक अलग ही बात थी। इधर अनाहिता ने भी पार्थ को देखा तो वहीं गेट पर ही जम गई। पार्थ ने फिश कट में पीला कुर्ता पहना था, जिसमें से बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था। उसके मसल्स बाहर से भी महसूस हो रहे थे। उसके बाल बहुत अच्छे से सेट थे। उसके हाथ में कड़ा था जो उसने हमेशा की तरह ऊपर किया हुआ था। दोनों काफी देर तक जब वैसे ही खड़े रहे तो हमारे कार्तिक भाई ने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए पार्थ के कानों में जाकर कहा, भाई यही है, आंख भर के देख लियो, पर भिखारी जैसी हरकतें तो ना कर। कार्तिक की बात सुनकर पार्थ ने खुद को संभाला और अनाहिता के पास आया। पार्थ, शेरनी कुछ काम था? अनाहिता जो अचानक से होश में आई थी, उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। पार्थ वापस उसके पास आया, उसके सामने खड़े होकर, कुछ काम था? अनाहिता, वो राधा आंटी बुला रही हैं आपको। पार्थ ने बाहर आते हुए, ठीक है मैं जा रहा हूँ, आ जाओ तुम भी, कहते हुए पार्थ कार्तिक के साथ नीचे आने लगा। पार्थ, थैंक्स भाई, बचा लिया तूने, वरना अभी शेरनी मुझे पीट रही होती। कार्तिक, कोई नहीं, आखिर मैं हूँ ही इसलिए। फिर धीरे से, तू तो उसे देखकर होश खो बैठा, पर मुझे उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही लगी, या मेरा वहम था। पार्थ जो चलते चलते आगे पहुँच गया था, पीछे मुड़कर कार्तिक को देख, चल ना, क्या काउंट कर रहा है वहाँ खड़ा होकर? कार्तिक, कुछ नहीं, चल। उधर अनाहिता खड़े खड़े सोच रही थी कि उसे क्या हो गया था। पार्थ को देख के वैसे बिहेव क्यों कर रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों पार्थ के करीब आते ही उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। शायद उसे अपनी फीलिंग्स को समझने में काफी मशक्कत हो रही थी। ये तो बस शुरुआत है बेपनाह इश्क की।